नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज साइकोलॉजी का पेपर नंबर 47 हम हल करने वाले हैं, जिसमें मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार 30 प्रश्न आप सोल्व करोगे। देखिए, टोटल ये जो सीरीज है इसमें साइकोलॉजी के 100 टेस्ट सोल्व करवाए जा रहे हैं साथियों, और प्रत्येक टेस्ट में 30 प्रश्न हैं। इस प्रकार आप 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हो। साइकोलॉजी के कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे साथियों। तो इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। जो रीट पात्रता परीक्षा 2022 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो मुख्य परीक्षा होगी, उसके लिए सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए इन 30 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से हम हल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 1 है, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन और विचार। देखो, अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को जब हम करते हैं साथियों, और हमारे उस कार्य की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको पूरा करने की आवश्यकता होती है, तभी हम उस कार्य को करते हैं। अतः पहला चक्र क्या माना जाता है? अभिप्रेरणा का आवश्यकता माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। अगर व्यक्ति के आवश्यकता उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से वो उसको प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 पे हम आते हैं। दूसरा प्रश्न है, अधिगम के अंतःदृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोहलर। देखो, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसमें समस्या के समाधान के लिए अंतर्दृष्टि को मुख्यतः माना जाता है कि व्यक्ति समस्या का समाधान अंतर्दृष्टि के माध्यम से करता है साथियों। अतः इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है गेस्टाल्टवादी, और गेस्टाल्टवादी कौन से विकल्प में दे रखा है? चौथे विकल्प में। कोहलर है, कोपका है, आपके वर्दीमर है, ये सारे गेस्टाल्टवादी है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की। देखो, प्रश्न नंबर 3 है आपके, पावलोव के प्रयोग में UCSA घंटी, भोजन, लार और कुत्ता। तो देखो, UCS का मतलब आपको समझना है, लेकिन पहले आपको UCS का फुल जो कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो UCS का मतलब होता है अनकंडीशनल। क्या होता है साथियों? अनकंडीशनल स्टिम्युलस। अनकंडीशनल स्टिम्युलस को आप क्या कह सकते हो? अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक का मतलब जो उद्दीपक अनुबंधित नहीं हुआ है, और जो उद्दीपक अनुबंधित नहीं हुआ है वो होता है भोजन। और घंटी तो क्या होता है साथियों? CS होता है। घंटी क्या होता है? CS। तो घंटी CS कंडीशनल स्टिम्युलस है, और भोजन UCS अनकंडीशनल स्टिम्युलस है। अतः तीसरे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? मौलिकता, नवीनता, बुद्धि और असाधारणता। साथियों, जो सृजनात्मकता होती है इसमें मौलिकता भी पाई जाती है, असाधारणता भी पाई जाती है, नवीनता भी पाई जाती है, लेकिन बुद्धि का डायरेक्टली संबंध सृजनात्मकता से नहीं होता है। अतः यहाँ जो तीसरा विकल्प है, इस रूप में आप सृजनात्मकता को परिभाषित नहीं कर सकते हो। थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 4 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। यहाँ आपके चौथे प्रश्न में तो थर्ड विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है? अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम और प्रतिक्रिया का नियम। साथियों, थॉर्नडाइक ने जो सीखने का जो सिद्धांत दिया था, जो उनका सिद्धांत था साथियों, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इस उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में इन्होंने सीखने के मुख्य और गौण नियमों की भी व्याख्या की है। इसमें मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम भी होता है, तैयारी का नियम भी होता है, प्रभाव या परिणाम का नियम भी होता है। इस अभ्यास के नियम को श्रम का नियम भी कहते हैं, तैयारी के नियम को तत्परता का नियम भी कहते हैं।
लेकिन प्रतिक्रिया जैसा नियम इन्होंने नहीं दिया है साथियों। ना ही तो मुख्य नियम में ऐसा कोई नियम दिया, ना ही गौण नियमों में ऐसा कोई नियम दिया। अतः विकल्प नंबर जो 4 है ये थॉर्नडाइक के द्वारा नियम नहीं दिया गया है। पांचवें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो छठा प्रश्न देखेंगे, सृजनात्मकता के परीक्षण किसका मापन करते हैं? निरंतरता का, लोचनीयता का, मौलिकता का और इनमें से सभी। तो आप प्रश्न नंबर 6 में देखो जो सृजनात्मकता के वाले जो परीक्षण होते हैं इसमें मौलिकता का मतलब नवीनता से लिया जाता है। लोचनीयता मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सके। निरंतरता मतलब जो लगातार जारी रहे। इन सभी का मापन करते हैं। तो छठे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है, इनमें से सभी वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। फोर्थ विकल्प प्रश्न नंबर 6 में सही है साथियों। प्रश्न संख्या 7 है, प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा और सीएल हल द्वारा। देखो एक तो होता है प्राचीन अनुबंधन और दूसरा अनुबंधन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर द्वारा खोजा गया था और प्राचीन अनुबंधन पावलोव द्वारा खोजा गया है। तो यहाँ प्राचीन अनुबंधन की बात की जा रही है, तो पावलोव वाला जो तीसरा विकल्प है आपके, यही आपका सही आंसर है साथियों। पावलोव के द्वारा प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 7वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। 8वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, किस सिद्धांत का आधार फ्रायड व जुंग की धारणाएं हैं? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत और अस्तित्ववाद का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 8 कौन सा विकल्प सही है साथियों? अच्छे से देखिए, फ्रायड व जुंग की धारणाओं पर आधारित सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है, चूंकि सिगमंड फ्रायड का शिष्य ही था कार्ल जुंग और मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है ये फ्रायड ने ही दिया था और इसका समर्थन करने वाला था कार्ल जुंग। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 8 में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए हैं? 1 कारक, 2 कारक, 3 कारक और 4 कारक। तो देखो स्पीयरमैन ने बुद्धि से संबंधित 2 सिद्धांत दिए थे। एक तो बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत और बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत। नॉर्मली अगर पूछता है, कोई सिद्धांत नहीं दे रखा है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने सिद्धांत बताए, तब भी आपका 2 ही आंसर होगा। और ऐसे पूछता है कि द्वितत्व सिद्धांत में कितने कारक बताए, तो भी आपका 2 ही आंसर होगा। एक तो सामान्य कारक बताया साथियों, एक बताए इन्होंने विशिष्ट कारक। अतः आपके जो सेकंड विकल्प है यही प्रश्न नंबर 9 में सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मकता की विशेषता है। सृजनात्मकता मौलिकता अथवा नवीनता है। सृजनात्मक कार्य उपयोगी होते हैं। सृजनात्मक कार्य को समान रूप से मान्यता मिलनी चाहिए और इनमें से सभी। तो देखो सृजनात्मकता मौलिकता या नवीनता भी होती है, आपको ये चीज़ तो अच्छी तरह से पता है। इसके जो कार्य किए जाते हैं सृजनात्मक रूप से वो उपयोगी भी होते हैं और इसको समान रूप से मान्यता भी मिलनी चाहिए। मान लो मान्यता ही नहीं मिली और सृजनात्मक कार्य कर रहे हो जो कि एक तरह से हानिकारक है, तो भी आप उसको सृजनात्मकता के अंतर्गत नहीं रह सकते। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 11वां प्रश्न है आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 11 को, एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए अंकों पर, ग्रेड पर, अंक व ग्रेड पर और इनमें से कोई नहीं। तो 11वें प्रश्न में कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? देखो एनसीएफ 2005 का ये मानना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? प्रोफेसर यशपाल थे। और इनका मानना है कि जो मूल्यांकन प्रणाली होती है वो अंकों पर नहीं बल्कि ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति में निहित तथ्य है बौद्धिकता कौशल, तथ्यात्मक कौशल, अध्ययन विधि और इनमें से सभी। 12वां प्रश्न, कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? अच्छे से विकल्प को देख लीजिए। तो देखो जो अधिगम की प्रकृति होती है इसमें बौद्धिकता भी होती है, तथ्यात्मक चीज़ें भी होती है,
अध्ययन विधि भी इसमें होती है। अतः उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 12 में, वही आपका सही उत्तर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो 13वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग का श्रेय किसे जाता है? स्टीफन एम कोरे को, स्किनर को, क्रॉफोर्ड को और जॉन डेवी को। साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान जो कि विद्यालय स्तर पर किया जाता है, किसमें किया जाता है? विद्यालय स्तर पर किया जाने वाला अनुसंधान का प्रकार है, जिसमें विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं को दूर करने का कार्य किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से। और इसका शिक्षा में प्रयोग करने का श्रेय की अगर हम बात करें तो वो जाता है स्टीफन एम कोरे को, जो कि क्रियात्मक अनुसंधान के जनक भी है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 14, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है छात्रों के माता पिता से होता है, शिक्षकों के पारिवारिक कल्याण से होता है, विद्यालय समस्याओं से होता है और विद्यालय के धनोपार्जन से होता है। तो अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है? स्टीफन एम कोरे। और यहाँ पर जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो विद्यालय से संबंधित होता है, उसकी समस्याओं को दूर करने का कार्य क्रियात्मक अनुसंधान में किया जाता है। तो फिर इसका संबंध किससे हुआ? विद्यालय की समस्याओं से हुआ साथियों। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। क्लियर है सभी के ये चीज़ें? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है परिकल्पना निर्माण आवश्यक है, पर्याप्त धन आवश्यक है, पर्याप्त समय आवश्यक है और शिक्षक की ख्याति आवश्यक है। तो देखो, जब हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो शिक्षक की ख्याति, पर्याप्त धन, पर्याप्त समय, इन तीनों चीज़ों से ज़्यादा बेटर कौन सा विकल्प लग रहा है हमें? परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना का निर्माण करना क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक माना जाता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 15 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखिए, आपको साइकोलॉजी के अलावा यहाँ टीचिंग मेथड और हिंदी के भी पूरे 100 टेस्ट करवाए जाएंगे साथियों। राजस्थान जीके की 100 क्लासें और 100 टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे आपको, तो उन चीज़ों को भी अटेंड जरूर करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है समाज की बुराइयां, छात्रों में धूम्रपान की लत, गांव की गंदगी और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर एग्जाम में नहीं होता है, इसको हम हटा देते हैं। जब क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध विद्यालय की समस्याओं से होता है, क्रियात्मक अनुसंधान से विद्यालय की समस्याओं को दूर किया जाता है, तो साथियों इसमें आप समाज की बुराइयों को शामिल नहीं कर सकते, ना ही गाँव की गंदगी को, क्योंकि इसके लिए तो आपको सामाजिक अनुसंधान करना पड़ेगा। अतः क्रियात्मक अनुसंधान से दिए गए विकल्पों में से छात्रों में धूम्रपान की लत जो होती है उसको आप हल कर सकते हो, क्योंकि धूम्रपान की लत छात्रों में, और छात्र कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में। तो किससे संबंधित हुए वो चीज़? विद्यालय से। अतः सेकंड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है गांव तक, मोहल्ले तक, विद्यालय तक और कक्षा तक। साथियों पिछले 5-7 प्रश्न हो गए क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित, और यहाँ पर यूँ मानिए बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक आपका क्लियर इस टेस्ट में हो जाएगा। तो क्रियात्मक अनुसंधान गांव तक या मोहल्ले तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये विद्यालय तक सीमित होता है, कक्षा से तो आगे और विद्यालय तक। साथियों विद्यालय तक ही क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है और किया जाता है। अतः 17वें प्रश्न में आपका जो थर्ड विकल्प है विद्यालय तक, यही आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर चेक किया करो। कल भी जो राजस्थान जीके की क्लास डाली थी मैंने, उसमें त्रुटि संशोधन किया था क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। अतः कोई सा भी टेस्ट हो, कोई सी भी क्लास हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखा करो आप एक बार, क्योंकि बाय चांस टाइपिंग मिस्टेक की वजह से या अन्य कोई कारण से अगर किसी क्लास में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें संशोधन कमेंट बॉक्स में ही किया जाता है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न,
क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली के सोपान हैं। कार्य के प्रति प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना, योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण करना, तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण करना और इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान जो है इसके सोपान बताने हैं कि इसके सोपान कौन से हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 18 में जो सही आंसर है, दिए गए जो सभी विकल्प है, जो कार्य किया जाता है इसके प्रति प्रस्ताव जो है इस पर विचार विमर्श भी किया जाता है, उपकल्पना का निर्माण भी किया जाता है, विधियों का निर्माण भी किया जाता है, तथ्य संग्रह करने की जो विधियाँ होती है उसका। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 18वें प्रश्न में वही आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के विकास का श्रेय जाता है रायबर्न को, एम मोरे को, कार्टर वी गुड को और सिम्पसन को। साथियों 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के विकास का श्रेय जाता है। साथियों विकास का श्रेय मोरे नहीं कोरे था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो स्टीफन एम कोरे को, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कोरे को, स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान के विकास का श्रेय जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है, कमजोर संप्रेषण व रूढ़िबद्ध व्यवहार किसके लक्षण हैं? संतुलन के, परिपक्वता के, अधिगम अक्षमता के और स्वलीनता के। कमजोर संप्रेषण मतलब व्यक्ति जो अपने विचार है उनकी अभिव्यक्ति कर रहा है, दूसरे से बातचीत कर रहा है, वो कहलाता है संप्रेषण, यदि वो कमजोर हो। और रूढ़िबद्ध व्यवहार व्यक्ति करता है, तो ये जो लक्षण है आपको बताना है किसके लक्षण है साथियों। ये संतुलन के लक्षण नहीं है, ना ही आप इसको परिपक्वता कह सकते हो, क्योंकि मैच्योरिटी में तो हम अच्छी तरह से संप्रेषण कर लेते हैं। अतः ये स्वलीनता के लक्षण माने जाते हैं। किसके लक्षण माने जाते हैं? ये स्वलीनता के लक्षण माने जाते हैं। फोर्थ विकल्प 20वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न देख लेते हैं, आरटी 2009 की किस धारा में दुर्लभ व वंचित वर्ग के बालकों के लिए प्रत्येक निजी विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित होती है? धारा 3, धारा 10, धारा 12 और धारा 38। साथियों जो गरीब बच्चे होते हैं, वंचित वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए आरटी 2009 क्या कहती है कि कोई सा भी प्राइवेट विद्यालय हो 25% सीटें उनके लिए आरक्षित रहेगी और इन सीटों पर इनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का शुल्क इनसे नहीं लिया जाएगा। जो भी शुल्क है वो संबंधित जो गवर्नमेंट है वो वहन करेगी। तो ऐसा वर्णन जिस धारा में किया गया है उस धारा के बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 में आपके सही आंसर है, उस धारा का जो नंबर है वो है 12। विकल्प नंबर आपका 3 सही है, धारा 12 में ये वर्णन किया गया है। तो 21वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां प्रश्न देखते हैं साथियों। 22वां प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तित्व आकलन को कौन सी विधि, व्यक्तित्व आकलन की कौन सी विधि प्रक्षेपण से संबंधित है? कहानी रचना विधि, प्रश्नावली विधि, जीवन इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि। तो देखो जो पिछला टेस्ट था इसके पहले का, उसमें प्रक्षेपी अप्रक्षेपी शब्द कई बार आपके सामने आया था। तो जो प्रक्षेपी विधि है उसके बारे में आपको बताना है। व्यक्तित्व आकलन या व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि के बारे में आपसे पूछा गया है साथियों। तो जो जीवन इतिहास विधि मतलब केस स्टडी है, जो प्रश्नावली विधि है और जो साक्षात्कार विधि है, ये तीनों ही यहाँ पर अप्रक्षेपी विधियों में आती है। कौन सी विधियों में आती है? अप्रक्षेपी विधियों में। लेकिन साथियों जो कहानी रचना है, कहानी रचना विधि को प्रक्षेपी विधि में सम्मिलित किया जाता है। अधूरी कहानी की छात्र से पूर्ति कराई जाती है और उस कहानी की पूर्ति छात्र अपने अचेतन मन के माध्यम से करता है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा। जो कहानी रचना विधि है ये प्रक्षेपी विधियों में सम्मिलित है साथियों। 22वें में फर्स्ट विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 23। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनमें से कौन सी समायोजन की विधि प्रयोग हो रही है?
विपरीत रचना, विस्थापन, प्रतिगमन और प्रक्षेपण। तो देखो, नाच न जाने और आंगन टेढ़ा, ये प्रसिद्ध यहाँ पर साथियों लोकोक्ति है। कई बार आपने इसको सुन भी रखा होगा। और इसमें जो समायोजन की विधि प्रयोग में लाई जा रही है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि नाचना तो खुद का नहीं आ रहा है, खुद को नहीं आ रहा है, और यूँ बोल रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है इसलिए मैं इस पे नाच नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब अपनी कमी को दूसरे के ऊपर थोपा जाता है, किसमें? प्रक्षेपण विधि में। अतः ये किस विधि का उदाहरण है? प्रक्षेपण विधि का उदाहरण है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। वह मानसिक विकार कौन सा है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं? डिस्मोर्फिया उसको कहते हैं, बुलिमिया उसको कहते हैं, अफेज्या उसको कहते हैं, और डिसलेक्सिया उसको कहते हैं। तो डिसलेक्सिया में तो व्यक्ति को पठन संबंधी विकार आता है। कौन सा विकार आता है? पठन संबंधी। जो बुलिमिया होता है साथियों, ये भोजन संबंधी विकार कहलाता है। भोजन से संबंधित विकार है बुलिमिया, और पठन से संबंधित विकार है डिसलेक्सिया। अब यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्ति को क्या भ्रम हो रहा है कि उसके शरीर के जो अंग है, जैसे उसका एक हाथ बहुत लंबा हो गया, बहुत छोटा हो गया, एक पैर बिल्कुल छोटा हो गया, इस प्रकार के जो भ्रम है साथियों वो डिस्मोर्फिया में होते हैं। किसमें होते हैं? डिस्मोर्फिया में। विकल्प 1 आपके 24 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो 25वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये देखिए प्रश्न नंबर 25 को। वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है, उस परीक्षण को क्या कहा जाता है? कूट संकेत कहा जाता है, भूल भुलैया कहा जाता है, वस्तु संकलन कहा जाता है, या ब्लॉक निर्माण कहा जाता है? तो देखो, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है। जैसे ये प्रारंभिक बिंदु है और इसमें कई सारे रास्ते हैं, ठीक है, कई सारे रास्ते हैं साथियों, और इसको इस बिंदु से लेकर और एक जो सीधा रास्ता जा रहा है उसका चयन करना होता है। तो इस प्रकार का जो परीक्षण होता है उसको भूल भुलैया परीक्षण के नाम से जानते हैं। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो 26वां प्रश्न साथियों, 26वां प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर बल देता है, सामान्य बुद्धि पर बल देता है, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर बल देता है, और प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया है जिसको बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इसमें इन्होंने अनेक प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है साथियों। और जैसे किसी में तो जो बुद्धि पाई जाती है वो जैसे खिलाड़ी वगैरह है, तो इसके जो खिलाड़ी वगैरह है, या फिर आप पायलट वगैरह है, या संगीत गाने वाला वगैरह है, तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि का इन्होंने वर्णन किया है। और ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि विलक्षण योग्यताओं से सुसज्जित होती है। अतः चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो आपके प्रश्न नंबर 27, किसी कक्षा के बालक अपना गृह कार्य करके नहीं लाते हैं, इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षक करेगा, अनुसंधान करेगा, क्रियात्मक अनुसंधान करेगा, सामाजिक अनुसंधान करेगा, और सामाजिक सर्वेक्षण करेगा। तो इसके पहले हमने बहुत सारे प्रश्न किए क्रियात्मक अनुसंधान से। जो समस्याएं विद्यालय से संबंधित होती है उसके लिए क्या किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। चूंकि बालकों के द्वारा गृह कार्य करके नहीं लाया जा रहा है तो उसका संबंध विद्यालय से है। अतः यहाँ पर क्या किया जाएगा साथियों? 27वें प्रश्न में क्रियात्मक अनुसंधान किया जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान ही आपके 27वें प्रश्न का सही आंसर है, सेकंड विकल्प। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 28 है, किशोरावस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है? 110 प्रति मिनट, 140 प्रति मिनट, 90 प्रति मिनट, और 72 प्रति मिनट। तो जो किशोरावस्था होती है साथियों, इसमें हृदय की धड़कन होती है 140, 110, 90 या 72। सही आंसर है चौथा विकल्प 72 प्रति मिनट। क्योंकि शेष अवस्था, बाल्यावस्था इनमें अधिक होती है। शेष अवस्था में तो 140 तक चली जाती है, बाल्यावस्था में साथियों ये 90 तक रहती है, और शेष अवस्था में 110 तक भी आ जाती है, और बाल्यावस्था में 90 तक।
लेकिन किशोरावस्था में ये जो वास्तविक स्थिति है उस पर आ जाती है, अतः यहाँ पर 72 प्रति मिनट रहेगी साथियों। 28वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रश्न संख्या 28 में चौथा विकल्प 72 प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 29 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर और समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की कमियों को दूर करने का कार्य किया जाता है साथियों, और वो जब हम सफल इसमें तभी होंगे जब हम उनकी जो समस्याएं हैं उनके कारणों की सही पहचान कर पाएंगे। यदि समस्याओं के कारणों की सही पहचान ही नहीं हुई, मतलब निदान ही सही नहीं हुआ, क्योंकि समस्याओं के कारणों की सही पहचान क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। यदि निदान ही सही नहीं हुआ तो उपचारात्मक शिक्षण कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 29 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30 और आज के अंतिम प्रश्न पर। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम और 30वां प्रश्न साथियों आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है, बालक में अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो अमूर्त चिंतन विकसित होने की बात की जा रही है। विकसित किस अवस्था में होता है साथियों? किशोरावस्था में होता है। बालक किशोर अवस्था में जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती है साथियों, उसके बारे में भी अच्छे से चिंतन कर लेता है। अतः तीसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आपके पेपर नंबर 47 कंप्लीट हुआ साथियों। अभी आपके साइकोलॉजी के 53 टेस्ट आना और बाकी है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो या थर्ड ग्रेड की कर रहे हो, तो यहाँ पे साथियों साइकोलॉजी, हिंदी, शिक्षण विद्या और राजस्थान जीके की कंप्लीट क्लासें और टेस्ट सीरीजें निःशुल्क ही चला रखी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्कोर बता करके जाए कमेंट बॉक्स में, और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो वो भी हमें अवगत जरूर कराए साथियों।